हेलो फ्रेंड्स, कंपनी फाइलिंग की डेट चल रही है और इन सब में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है, कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसको समझने में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है वो तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है। मतलब हाँ, हालांकि उसका भी फॉर्मेट अब चेंज हो चुका है, बट क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उस पुरानी बैलेंस शीट को देखते हैं तो वो हमें समझ में आ जाती है। बट कंपनी की बैलेंस शीट आज भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट को। देखिए फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 ये हमें बताता है कि हमें कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकली बनानी है। जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम, उसको हमें वर्टिकली बनाना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एक फॉर्मेट दिया है जिसे हम लोग शेड्यूल 3, बहुत फेमस है, आप लोग सुनते होंगे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। वो कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट के लिए होता है, जिसमें हमें एक वर्टिकल फॉर्मेट दिया गया है कंपनी के लिए कि हमको बैलेंस शीट, कोई भी कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो उसी सेट फॉर्मेट में प्रिपेयर की जाती है। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं बैलेंस शीट के ऊपर, तो हमें चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। और हमेशा ध्यान रखिए, कंपनी बैलेंस शीट जब भी प्रिपेयर होगी तो वो वर्टिकली प्रिपेयर की जाएगी। एंड दूसरा, इसमें हमेशा कंपैरिजन दिया जाता है 2 सालों का। कंपनीज एक्ट में ये चीज, जब से कंपनीज एक्ट है, पहले अभी कंपनीज एक्ट 2013 है, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। उसमें भी वर्टिकल बैलेंस शीट थी और उसमें भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाया जाता था। तो इसी चीज को देखते हुए अभी जो नॉन कंपनी है ना, जैसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, उनके लिए भी अब इसी तरह का फॉर्मेट जो है ना वो अब बनना शुरू हो गया है, जिसके ऊपर हम लोग इससे पहले वीडियो बना के डिस्कस कर चुके हैं। कंपनीज एक्ट में हमेशा से, जब से कंपनीज एक्ट है, हमेशा से दोनों साल की बैलेंस शीट साइड बाय साइड कंपैरेटिव पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिससे हमें देखते ही पता चल जाए कि भाई लास्ट ईयर जो टर्नओवर था वो इतना था और इस बार इतना है, जिससे हम कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको कंपेयर कर पाएं कि भाई टर्नओवर कितना था, खर्चे कितने थे, प्रॉफिट कितना था। तो हमेशा कंपनीज एक्ट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो दोनों साल का बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है ये आप हटा दो, वो इलीगल फॉर्मेट माना जाएगा। अगर कंपनी का फर्स्ट ईयर है तो ये 0 हो जाएगा, डिलीट तब भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट जब भी बनेगी तो उसके साथ उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनेंगे। इन सारे नोट्स को हम लोग 1 बाय समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट जब भी बनेगी तो उसके साथ उसके नोट्स भी बनाए जाएंगे। ठीक है सर, नोट्स जो होते हैं वो कंपनीज बैलेंस शीट के एसेंशियल पार्ट होते हैं। बिना नोट्स के बैलेंस शीट कोई समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, वो भी, और जो नॉन लिस्टेड कंपनी हैं, दोनों ही नोट्स बनाते हैं। बिना नोट्स के बैलेंस शीट कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे अब यहां पर आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब इसका लिखा हुआ है नोट नंबर 21। अब ठीक है, कंपनी जो भी ऑपरेशन करती है वहां से रेवेन्यू आ रहा है 1.67 CR का, ये हमें समझ में आ रहा है। बट अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गुड्स बेच रही है, सर्विस सप्लाई कर रही है, कोई इंटरेस्ट की इनकम है, कहां से इनकम हो रही है। अब ये अगर हमें देखना है तो हमें जाना होगा इसके नोट्स पर। नोट्स पे जब हम जाएंगे तो यहां पर हमें सिंपली लिखा होगा भाई कि सेल ऑफ गुड्स है, स्क्रैप है, या कोई अदर रेवेन्यू है, या सेल ऑफ सर्विस है, तो हम यहां पर एंटर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात, अगर कोई अदर इनकम है, अदर इनकम कंपनी ने कहीं FD कर रखी है, भाई उससे इंटरेस्ट आ रहा है, कोई रिफंड आया है, कोई एडवांस किसी को मतलब दे रखा था उसने इंटरेस्ट दिया है, कोई डिविडेंड की इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट सेल करा है, ये सारी चीजें अदर इनकम में आएंगी और वो यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। तो अगर हमें इसको डिटेल में समझना है तो हम जाएंगे फिर नोट्स के ऊपर। फिर आ जाइए एक्सपेंस, बस बहुत छोटा सा इसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना टी शेप वाला, एक तरफ
सारे इनकम, फिर एक तरफ खर्चे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वर्टिकल होता है, ऊपर के पार्ट में इनकम आ जाएंगी, टोटल रेवेन्यू, और नीचे के पार्ट में टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो कौन से मटेरियल हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, उनकी डिटेल आ जाएगी। और अगर आप ट्रेडर हैं तो जो भी आपने गुड्स परचेज करा है उसकी डिटेल यहां पर आ जाएगी। ये भी अगर इसको और डिटेल में देखना है तो हम जाएंगे फिर नोट्स 23 में, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है सर, फिर नीचे आइए, चेंज इन इन्वेंट्री। नॉर्मल टी शेप बैलेंस शीट में क्या होता है, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक। वही इफेक्ट यहां पर भी आ रहा है, बट यहां पर इफेक्ट को लेना कैसे है, यहां पर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताना है, हमें यहां बताना है चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, अब आप देखोगे तो लास्ट ईयर ये माइनस में था, इस बार प्लस में है। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलते हैं नोट्स के ऊपर। मैंने अभी बताया है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर समझना है बिना नोट्स के आप नहीं समझ सकते। तो चेंज इन इन्वेंट्री को अगर हमको देखना है तो हम जाएंगे नोट्स 24 में। तो नोट्स 24 में जब हम आएंगे तो यहां पर आप देखो, ओपनिंग स्टॉक में से हमें लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें फिगर मिल जाएगी। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, तो जब हम कम में से ज्यादा को लेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें नेगेटिव फिगर मिलेगी। यहां पर जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो ज्यादा है और क्लोजिंग कम है, तो जब हम इसको लेस करेंगे तो पॉजिटिव फिगर आएगी। अब हम समझ गए हैं कि सर यहां पर क्या है, अगर आपका ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, फिगर आएगी नेगेटिव में, और अगर ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो फिगर आएगी पॉजिटिव की। तो अब अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको ये फिगर माइनस में दिखे तो समझ जाइएगा कि वहां पर स्टॉक बढ़ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो मींस आपका जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। फिर आ जाता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या क्या आएगा। एक कंपनी अपने इंप्लॉय के ऊपर जो कुछ भी खर्चा करती है वो सब इसमें आएगा। सैलरी हो गया, अगर घर से लाने ले जाने में कैब की सर्विस है वो भी आएगी, कोई बोनस है, कमीशन है, वो भी आएगा, कोई टारगेट अचीव कर लिया है, कोई अलग से रिवॉर्ड मिला है वो भी इसी में आएगा, स्टाफ वेलफेयर इसी में आएगा, डायरेक्टर की सैलरी, ये सब इंप्लॉय बेनिफिट में आ जाएंगे, तो वो फिगर यहाँ पर आ जाएगी। उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट, आपने लोन ले रखा है, चाहे वो बैंक से हो या किसी अदर पार्टी से हो, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है, वो डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बताने की नीड नहीं है मुझे, क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स जो हम यूज करते हैं उनकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो अब ये तो सारे हो गए स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। इन सबके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो कहां पर जाएंगे, अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस का है 27, चलते हैं 27 में। और 27 अगर आप नोट्स देखेंगे तो ये जो स्पेसिफिक हेड बने हुए हैं कंपनीज एक्ट में, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सब जाएंगे नोट्स 27 में अदर एक्सपेंस में। तो ये सारे के सारे अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। और इस तरह से ऊपर हमने टोटल रेवेन्यू देख लिया, नीचे हमने टोटल एक्सपेंस देख लिया। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा पीबीटी। क्या आएगा सर, हमारा सर आएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अक्सर आप सुनते हो ना पीबीटी, तो वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से हम टैक्स का अमाउंट लेस करेंगे, तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा पैट। इसको बोलते हैं पैट। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां पर आप देखो, एक तो है करंट टैक्स, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर जितना भी टैक्स आएगा वो यहां पर आएगा। फिर एक होता है डेफर टैक्स। सर ये डेफर टैक्स क्या होता है, चलिए मैं इसको यहीं पे समझा देता हूं। डेफर टैक्स होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, सर एक होता है आपका बुक प्रॉफिट, एक होता है आपका बुक प्रॉफिट और एक होता है टैक्स प्रॉफिट।
टैक्स प्रॉफिट। अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी कंपनी होगी उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेगी, लेकिन जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तो वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पे करोगे, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पे करोगे। तो अब आप देखो ना, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट आ जाए 10,000 और इनकम टैक्स का प्रॉफिट आए 5,000। तो अब आप ये देखो ना, यहां पर जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे 10,000 पे करेंगे कि 5,000 पे करेंगे? सर 5,000 पे करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स हमें पे करना है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट में हो सकता है 20,000 हो प्रॉफिट और इनकम टैक्स में हो 30,000। तो आप टैक्स किस पे पे करेंगे? 30,000, 30,000 पे। ठीक हो गया जी। तो अब हर वो चीज जिसकी वजह से इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट में डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से हमारा डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है। ये दो तरह के होते हैं, DTA, DTL। ए मतलब एसेट, एल मतलब लाइबिलिटीज। अब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं आपको एक सिंपल, एक बेसिक रूल बता दे रहा हूं, उसको आप अप्लाई करना, आप खुद से निकाल सकते हो कि DTA बन रहा है कि DTL बन रहा है। हर वो इवेंट जिसकी वजह से आपको आगे चल के टैक्स लेस पे करना पड़े, टैक्स लेस पे करना पड़े इन फ्यूचर। तो अगर आपको आगे चलकर टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, मतलब DTA है, एसेट है, और आगे चलकर आपको टैक्स मोर टैक्स पेबल, इसको सही तरीके से मोर टैक्स पेबल इन फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना है तो DTL लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फ्यूचर में कम टैक्स पे करना है DTA क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में और समझेंगे जब मैं भी आपको डेप्रिसिएशन समझाऊंगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट वो कंपनी एक्ट में अलग है और इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में अलग है। तो डेप्रिसिएशन का रेट दोनों जगह अलग अलग है। कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन अलग रेट से लगता है और इनकम टैक्स में अलग रेट से लगता है। इसलिए यहां पर DTA बनेगा कि DTL बनेगा वो देखना पड़ता है कंपनीज के केस में। तो वही चीज है यहां पर डेफर्ड टैक्स। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आई थिंक अब प्रॉफिट एंड लॉस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट को भी समझना बहुत ईजी है। देखिए, जो पुराने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, उससे ईजी है कंपनीज एक्ट का वर्टिकल, क्योंकि यहां पर हर चीज नोट्स के साथ आती है। नोट्स के बिना यहां पर कोई भी बात नहीं होती है, इसलिए आपको समझना ईजी हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में एक साइड होगा लाइबिलिटी, एक एसेट, बट यहां पर ऊपर होगा लाइबिलिटी और नीचे होगा एसेट, क्योंकि ये वर्टिकल है। ठीक है सर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में भी अगर आप आ जाओ तो आपको दिखेंगी 4 हेडिंग्स। ये दो, बल्कि मैं कहूंगा 3 हेडिंग्स हैं। लाइबिलिटीज में 3 हेडिंग्स हैं। शेयर होल्डर फंड में ही शेयर एप्लीकेशन मनी भी आता है, तो ये दोनों मिलाकर एक हेडिंग हो गई शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल वगैरह आ जाएगी, और उसके अलावा एक नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। फिर एसेट में आ जाओ, यहां पर सिर्फ 2 हैं, क्योंकि यहां पर शेयर मतलब शेयर वगैरह की बात नहीं होती है एसेट में, तो यहां पर सिर्फ 2 हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो अब मैं समरी बताऊं, लाइबिलिटी में भी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एसेट में क्या है? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बस लाइबिलिटी में एक चीज ज्यादा क्या है, वो है शेयर कैपिटल, इसलिए यहां पर 3 है और एसेट में 2 है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और एक एक्स्ट्रा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड, ये लाइबिलिटी साइड में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहां पे आपको हेडिंग याद हो गई। अब आ जाइए शेयर होल्डर फंड।
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक। एक कंपनी के पास कितनी कैपिटल है वो चीजें आ जाती हैं शेयर होल्डर फंड में, और जो जो कंपनी के पास रिजर्व हैं वो सारी चीजें मिला के बन जाता है शेयर होल्डर फंड। आते हैं, चलते हैं नोट्स के ऊपर। ये है नोट्स। एक है देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक होती है इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्या डिफरेंस होता है सर? मैं अगर आपसे बोलूं एक बोतल है, वो है 2 लीटर की, 2 लीटर की एक बॉटल है, ठीक है, लेकिन उसमें जो पानी भरा हुआ है वो भरा हुआ है 1 लीटर। पानी उसमें कितना आ सकता है? पानी उसमें सर आ सकता है 2 लीटर, बट अभी कितना भरा हुआ है? 1 लीटर। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, अगर मैं कहूं कि इसमें 3 लीटर पानी में भरूं तो नहीं भर सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर की। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, उसको बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट है शेयर कैपिटल की, वो होती है ऑथोराइज्ड। अब 2 लीटर की बोतल में भरा कितना है? सिर्फ 1 लीटर। उसी तरह ऑथोराइज्ड में से कितनी आपने इश्यू करी है वो हो जाएगी इश्यूड कैपिटल। बोतल थी 2 लीटर की, भरी है 1 लीटर, तो 2 लीटर हो गई ऑथोराइज्ड और 1 लीटर हो गई इश्यूड। अब इश्यू में से कितना सब्सक्राइब हुआ है? हो सकता है एक कंपनी कहे कि भाई 1000 शेयर हम दे रहे हैं, 1000 शेयर हम दे रहे हैं 10 रुपए वाले, ठीक है, जिसके पास 10,000 रुपए हो आ जाए। लेकिन सिर्फ जो लोग लेने के लिए आए उन्होंने कहा भाई हमें 500 शेयर चाहिए बस, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो इश्यूड कितनी हो गई? इश्यूड तो हो गई 10,000, बट सब्सक्राइब्ड कितनी हो गई? सब्सक्राइब कितनी हो गई? 5,000। तो औकात थी 2 लीटर की, भरा कितना? 1 लीटर। तो जितने की औकात थी, मैक्सिमम कैपेसिटी, वो थी ऑथराइज कैपिटल, और फिर उसमें से भरा कितना था? इश्यूड कैपिटल, वो थी 1 लीटर। अब इश्यूड में भी जो हमने बोला कि भाई हमें 1000 शेयर हम दे रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 के, लेकिन मेरे पास जो लोग चल के आए उन्होंने कहा कि भाई 500 शेयर हमें चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, तो 500 शेयर चाहिए 10 रुपए के 5,000। तो इश्यू तो मैंने करा था 1000 का, बट सब्सक्राइब कितने का हुआ? 500 का। तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? पेड अप कैपिटल। अब पेड अप के क्या मतलब होता है? जिस पर्सन ने मुझसे कहा था कि मुझे 500 चाहिए, ठीक है, 10 रुपए के, उसने 500 शेयर तो ले लिए हैं, लेकिन अभी कितना पैसा दिया है? सिर्फ 5 रुपए दिया है। 1000 मैं बेच रहा था, 500 बिका, और उस 500 में से भी पूरा पैसा नहीं आया है अभी, 10 रुपए का शेयर था, सिर्फ 5 रुपए आया है। तो ये हो गई पेड अप कैपिटल। तो इश्यूड जो हम चाह रहे थे कि भैया इतना ले जाओ, सब्सक्राइब जितने के लिए कस्टमर चल के मेरे पास आए, और पेड अप जितना उन्होंने पैसा दिया एक्चुअल में। तो ये हो गई ऑथराइज्ड और ये हो गई इश्यूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब आई थिंक ऑथराइज्ड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में जो डिफरेंस था, जो कंफ्यूजन था, वो एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस का क्या मतलब होता है? कंपनी कमा रही है बहुत पैसा, उसमें से वो कुछ पैसा अपने रिजर्व में डाल देती है। चलते हैं हम लोग नोट्स के ऊपर ही। तो नोट्स में ये हमें बता रहा है कि भाई एक होता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, उस लॉस की भरपाई कहां से करेंगे? तो उस, अब जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग अगर सैलरी मान लीजिए हम लोग 1 लाख महीना कमा रहे हैं, तो कुछ पैसा हम लोग सेव करके रखते हैं। अचानक से घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो वहां पे हम खर्चा करते हैं। उसी तरह कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो वो पैसा कहां से आएगा? रिजर्व से आएगा। फिर आता है रिटेन अर्निंग। कंपनी ने पैसा इस बार कमाया, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो हमारे पास कितना पैसा है? 2,65,000, 2,65,000 मेरे पास है। अब मैं इस पैसों को शेयर होल्डर में बांट भी सकता हूं, लेकिन मैंने शेयर होल्डर में नहीं बांटा। मैंने उसको कहां पर लेके चला गया? मैं लेके चला गया उसको रिटेन्ड अर्निंग में। मैंने अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो रिटेन है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो इन दोनों को मिला के बनता है शेयर होल्डर फंड। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब शेयर, अभी शेयर के पैसा तो आ चुका है, बट अभी वो क्या है? अलॉटमेंट पेंडिंग है।
ये लिस्टेड कंपनी के केस में ज़्यादा यूज होता है, अनलिस्टेड के केस में तो ये उतना यूज नहीं होता है। ठीक है सर। फिर आ जाइए नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो आपको 1 साल से के बाद पे करनी है, लॉन्ग टर्म, तो वो यहां पर आ जाएंगी। और वो लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, यानी कि 31 मार्च को अगर आप देखोगे तो अगले 31 मार्च से पहले पहले जो कुछ आपको पे कर देना है वो है करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया। सेम चीज है नॉन करंट एसेट में, वो एसेट जिससे आपको पैसा मिलेगा लेकिन 1 साल के बाद मिलेगा, वो है नॉन करंट एसेट। और वो एसेट जिनसे आपको पैसा मिलेगा लेकिन 1 साल से पहले मिलेगा, वो है करंट एसेट। और ये दोनों साइड जब आपके बराबर हो जाती हैं तो बन जाती है हमारी बैलेंस शीट। इसको भी अगर हम लोग समझें तो एक है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ज्यादातर बैंक से हम लोग कुछ भी अगर बोरो करते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो वो ज्यादातर 1 साल से ऊपर का ही होता है, 1 साल से ऊपर का ही होता है। जैसे 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 आपका टर्म लोन वगैरह हो गया है ना, ये तो ये 1 साल से ऊपर का ही होता है ज्यादातर, तो ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अगर निकल के आ रही है तो वो भी हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज होगी, करंट लायबिलिटीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है ना, अभी हमने देखा है फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो फ्यूचर की बात मतलब 1 साल से ज्यादा की बात होती है। तो अगर DTL है तो वो लायबिलिटीज में चला जाएगा। और इन दोनों के अलावा कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो वो यहां पर आ जाएंगी। फिर करंट लायबिलिटीज में, अरे करंट लायबिलिटीज तो आप समझ लो, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, आपको जो टैक्स पे करना है, आपकी कोई करंट लायबिलिटीज है ना, आपको किसी को सैलरी पे करनी है, आपको कोई एक्सपेंस पे करना है, ये जितनी चीजें हैं ये सब आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज में। और इस बार ट्रेड पेबल के केस में अगर मैं चलूं नोट्स 8 में, तो अब हमें इस बार ट्रेड पेबल यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के केस में हमें कैसे बताना है MSME के कितने क्रेडिटर्स हैं और नॉन MSME के कितने हैं, क्योंकि 45 डेज वाला रूल आ गया है, 45 डेज पेमेंट रूल आ गया है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। MSME को आपको 45 डेज से पहले पहले पेमेंट कर देना है, वरना वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। इसीलिए इस बार जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो कौन से MSME के हैं, कौन से नॉन MSME के हैं, वो हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना है। और फिर हमें रिपोर्ट करना है कौन से ऐसे हैं जो 1 साल से पहले वाले हैं, कौन ऐसे हैं जो अभी ड्यू नहीं हुए हैं। ठीक हो गया सर। तो ट्रेड पेबल में हम ऐसे चेक करेंगे। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज हैं और जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं, टैक्स के प्रोविजंस, कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के प्रोविजंस, ग्रेजुटी के प्रोविजंस, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा सर, तो ये तो हो गई लायबिलिटी साइड। उसके बाद एसेट में आ जाइए। एसेट तो और इजी है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया कि कंपनीज एक्ट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होता है, और यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लगता है। और इनकम टैक्स एक्ट में कैसे लगता है, अगर आपने 180 डेज से ज्यादा यूज किया है तो फुल डेप्रिसिएशन मिलता है, और अगर 180 डेज से कम यूज किया है तो 50% डेप्रिसिएशन मिलता है। सेक्शन 32 जो हमने इनकम टैक्स कोर्स में डिटेल में कवर कर रखा है। और यहां पर देखिए, यहां पर रेट अलग होते हैं। प्लांट मशीनरी 15%, लैपटॉप 40%, फर्नीचर 10%, जबकि कंपनीज एक्ट में रेट बिल्कुल अलग होते हैं। मोबाइल 13.91%, प्लांट एंड मशीनरी 13.91%, लैपटॉप 63.16% और फर्नीचर 25.89%। और ये परसेंटेज निकलते कैसे हैं, जितनी लाइफ होती है ना एसेट की, वो भी कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है कि भाई प्लांट मशीनरी है वो 10 साल चलेगी, फर्नीचर है 5 साल, इस तरह अलग अलग लिखा हुआ है। और जितना आपने नंबर ऑफ डेज उस एसेट को यूज करा है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो रेट, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो अलग है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होता है, और जो यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से होता है। तो ये इस तरह से लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। और अगर आप इसको आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन कुछ और आता है, इनकम टैक्स का कुछ और आता है। तो जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट है 3,58,000, इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है वो है 3,73,000। इसका मतलब इनकम टैक्स में हमें जो है टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा।
तो अब अभी हम ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो आगे चलकर हम टैक्स कम पे करेंगे। तो यहाँ पर DTA क्रिएट होगा, आगे चल के हम टैक्स कम पे करेंगे तो DTA बनेगा। इसीलिए बैलेंस शीट में हम DTA लिखेंगे जितना भी बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स आपके, कैश बैंक का बैलेंस, शॉर्ट टर्म कोई लोन एडवांस किसी को दे रखा है वो, और अदर करंट एसेट में। अदर करंट एसेट में कुछ भी आ सकता है, आपका ITC हो सकता है, आपका जो TDS कट गया है वो हो सकता है, कोई शॉर्ट टर्म किसी को एडवांस दे रखा है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट को रीड करेंगे। तो नोट्स हमेशा कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का एसेंशियल पार्ट है। जब तक आप नोट्स को नहीं पढ़ेंगे आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को समझ ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये डिटेल वीडियो कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट का? आई होप काफ़ी कंफ्यूजन आपका अब तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें हल्का सा मोटिवेशन मिलता है, तो हम और इस तरह के वीडियोस बना सकते हैं, वैसी हमें हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।